प्रोफाइल पर है वही काफ़ी है। आलम यह है कि अब इन युवाओं को तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही अपने जीवन की हर समस्या का समाधान नजर आने लगा है। इसी का नतीजा है कि कई बार युवा जिंदगी से ही हार जाते हैं और उनके अपनों को भनक सकते हैं। बंगलौर की छात्रा मालिनी का किस्सा भी तो कुछ यही कहता है कि कैसे ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड के फेसबुक पर लिखे स्टेटस से आहत होकर मालिनी ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं नोएडा में भी वेब कैम पर लाइव चैट करते हुए एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन ऐसे वाक्य सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों ऐसी घटनाएं जब तब सामने आ रही हैं। वाकई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हर वक्त चिपके रहने वाली नई जनरेशन आज अपना भावनात्मक बैलेंस ही खोते जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल साइट्स के भी दो पहलू हैं। पहला पहलू भले ही इसकी उपयोगिता के पक्ष में हो, लेकिन दूसरा पहलू जरा स्या है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वैसे वैसे युवा और किशोर मानसिक तौर पर दिशाहीन हो रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया की लत के चलते बचपन समय से पहले ही जवान हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स डिप्रेशन को भी दावत दे रही है, जिसका अंजाम समाज में युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति के तौर पर सामने आता है। मगर अब तो युवाओं में सुसाइड से पहले सुसाइड नोट लिखने का तरीका भी बदल गया है और सोशल साइट्स पर ही सुसाइड नोट भी लिखे जा रहे हैं। सोशल साइट्स के साइड इफेक्ट। जी हां, तेजी से बदलते वक्त में यंगस्टर्स और टीनेजर्स की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुकी सोशल साइट्स ने आज जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फर्क भूल चुके युवा सिर्फ अपनों से नहीं बल्कि अपने आप से भी दूर होते जा रहे हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करने से लेकर सुख दुख साझा करने के लिए भी सोशल साइट्स का ही सहारा लिया जा रहा है। ये सोशल साइट्स के साइड इफेक्ट का ही नतीजा है कि आज यंगस्टर्स के बीच सुसाइडल ट्रेंड भी बदल गया है। अब कागज कलाई की बजाय सोशल वॉल पर सुसाइड नोट लिखे जा रहे हैं। खास तौर पर प्रदेश के टीनेजर्स सुसाइड के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा ले रहे हैं। वहीं सोशल साइट पर लिखे जा रहे ये सुसाइड नोट पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी उलझन बने हुए हैं, क्योंकि रात दिन पसीना बहाने और तमाम तफ्तीश के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि आखिरकार मौत से पहले युवक या किशोर किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा था। जो आपने सुसाइड नोट लिखा है वो किसने लिखा है, किसने टाइप किया, ऐसा हो सकता है, पर ये तो उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास के परिचित लोग हैं, परिवारजनों द्वारा लास्ट टाइम देखा गया व्यवहार ये तय करेगा और जांच में ये तय करेगा उस असली में घटना क्या घटित हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ समय में भोपाल में ही ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सुसाइड से पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। हाल ही में अपनी जान गंवाने वाला छात्र शुभम यादव मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपनी फ्रेंड के लगातार संपर्क में था, जो लड़की के भाई को पसंद नहीं था। बाद में लड़की के भाई और दोस्त से मिली धमकी के बाद शुभम ने सुसाइड कर लिया। हरियाणा के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट विशाल ने पेपर बिगड़ने की वजह से 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले उसने अपने दोस्त जतिन को बाकायदा मैसेज करके इस कदम की जानकारी भी दी और SMS में लिखा कि मोबाइल अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में गाने सुनूंगा। 25 अक्टूबर 2015 को कॉल सेंटर में काम करने वाली एकता उर्फ मेहर ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और बजरिया स्थित अपने किराए के घर पर ही सुसाइड कर लिया। तकरीबन 3 साल पहले पिपलानी में भी एक युवक ने खुद का वीडियो बनाकर सुसाइड किया था और मौत से पहले की स्थिति को उसने वीडियो के जरिए बयां किया था। करीब 4 महीने पहले भोपाल के गोविंदपुरा में एक युवक ने व्हाट्सएप के जरिए एक युवती से बात करते हुए अपना हाथ काटा और फिर सोशल साइट पर ही सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। वहीं किशोर वय हेल्पलाइन की प्रभारी डॉक्टर प्रीति माथुर का भी कहना है कि उनके हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज 100 से 150 फोन आते हैं।
जिसके जरिए बच्चे अपनी हर तरह की समस्याएं शेयर करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जिंदगी से हारकर सुसाइड करने के लिए फोन लगाते हैं। कोई प्रेम प्रसंग को लेकर ये कदम उठाने की बात कहता है तो कोई दूसरे कारणों का हवाला देता है। पैर में टूट गया, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार वो लोग कॉल करते हैं। कई बच्चे इसलिए कॉल करते हैं कि मम्मी पापा उनको नहीं समझ रहे हैं। बच्चे का आया था, उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी और हम लोगों ने उसको काउंसलिंग की। तो उसके बाद दूसरे सेशन में उसने मुझे बताया कि अगर हम लोगों ने काउंसलिंग नहीं दी होती तो वो उस बच्ची पे एसिड अटैक करने जा रहा था। सच है कि समय के साथ बढ़ती समस्याओं के बीच सोशल साइट्स ने पूरी दुनिया को आज एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इन पर मौजूदगी रखने वाले युवाओं द्वारा उठाए जा रहे गलत कदम ने एक और बड़ी समस्या भी हम सब के सामने लाकर खड़ी कर दी है। NCRB के आंकड़े भी यही बताते हैं कि हमारे देश में अपनी जीवन लीला समाप्त करने वालों में 14 साल से लेकर 30 साल के उम्र के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए संपर्क में आए कई युवा एक दूसरे को जाने पहचाने बिना ही प्रेम प्रसंग की शुरुआत तो कर देते हैं, मगर इस मायावी दुनिया में बने ऐसे रिश्तों में आगे चलकर धोखा खाने पर खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद मौत को भी गले लगा लेते हैं। ऐसे में सोशल साइट्स पर बढ़ रही सुसाइडल टेंडेंसी ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोचने पर मजबूर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब सोशल साइट्स का होने लगे साइड इफेक्ट, वर्चुअल वर्ल्ड में कोई युवा जिंदगी को ही करने लगे रिजेक्ट और कागज कलम के बजाय सोशल वॉल पर सुसाइड नोट लिखने का चल पड़े ट्रेंड, तो सवाल उठते हैं। क्या कम उम्र के बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है सोशल साइट? क्या बच्चों में बढ़ रही खुदकुशी की प्रवृत्ति आधुनिक जीवन शैली का परिणाम? क्या अंग्रेजी शिक्षा के कारण सिलेबस से गायब हुए नैतिक मूल्य? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारा साथ मौजूद हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं विभांशु जोशी जी, पूर्व सदस्य बाल आयोग। विभांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शैलेंद्र चौहान जी, ASP शैलेंद्र चौहान जी, हमारे जो साइबर क्राइम है उसके भी बहुत बड़े जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राम कुमार व्यास जी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चौहान साहब आपसे ही है, क्या आपने तो इस तरह के हजारों नहीं करेंगे, कम से कम सैकड़ों केस इस तरह के डील किए हैं, क्या लगता है आपको? आप पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब तो 14 साल के बच्चे में भी आत्महत्या करने, फांसी लगाने जैसी प्रवृत्ति आ गई है। इसका क्या कहीं न कहीं ये कारण है सोशल साइट्स, व्हाट्सएप, मैसेज, मोबाइल? देखिए, मैं अगर बात कहूं कि जो हम बात कर रहे हैं कि उन इमेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं, उन लोगों की, उन पीढ़ी की बात कर रहे हैं जो युवा और बचपन के बीच की दहलीज पर कदम रखे हैं। आप अगर देखें तो देखिए, ये बड़ी उम्र होती है जहाँ पर हर चीज़ में बदलाव महसूस करते हैं। आप शारीरिक बदलाव महसूस करते हैं, मानसिक बदलाव महसूस करते हैं, इवन हार्मोनल चेंजेज आता है शरीर में, जो हो रहे चेंजेस के कारण उसमें आपकी आवाज़ में परिवर्तन आता है और बाकी भी आपके चीज़ों में परिवर्तन आता है। इन परिवर्तनों को बड़े ही तरीके से, बड़े ही मार्गदर्शन के तहत, माँ बाप के जो उसमें मार्गदर्शन में चीज़ें, बदलाव को आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज इन बदलाव के कारण बच्चे कहाँ भटक जाएं, ये हमको देखना पड़ेगा। बात दूसरी आई सोशल साइट्स की, तो जब बात यहाँ पे जब आएगी तो ये हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये समस्या का बड़ा सरलीकरण हो जाएगा कि हम सोशल साइट्स के बारे में बात करें, लेकिन ये भूल जाए हमारे दायित्व में, हमारे परवरिश में, हमारे चिंतन में कहाँ कमी रही। तो आप सही कह रहे हैं, ऐसे मामले बहुत आए हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ स्वराज एक्सप्रेस को कि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जहाँ पे हम निदान की चर्चा करेंगे, शायद कुछ हमारे लिए आगे चीज़ें निकल के आए। जी नहीं, तो इसमें क्या वजह क्या है? जो पहले इस तरह तो नहीं सुना जाता था, ये पिछले 5, 7, 10 साल से होने लगा है। क्या इसकी वजह है? इसमें खासकर हम, जैसे मैंने हमारे जो प्रभारी हैं उनका बाइट भी सुन रहे थे, वो क्या कह रही थी कि मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपस में दोस्ती होती है, बात होती है और जब एक दूसरे से ब्रेकअप होता है तो वो मामला चला जाता है सुसाइड पर।
देखिए, मैं जो अपन 10 साल में बात करें, 10 साल में बहुत चेंज हमारी मोबाइल क्रांति ने, तकनीकी ने, नेट तकनीकी ने बहुत हमारे जीवन पर फर्क डाला है। इसके फायदे तो हुए हैं, साथ में कई जो नेगेटिव चीज़ें वो भी हमने ग्रहण की हैं। और जहाँ तक इस बाल मन की जो कमज़ोर उम्र है, उसमें नेगेटिव या उन चीज़ों को जो आकर्षित करने वाली चीज़ें, उनको ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा क्षमताएँ होती हैं। तो जब ये एक दूरी बनाती है माँ बाप से, जो हमारी समस्याएं, हमारा व्यवहार, हमारे चीज़ें जो बदल रही हैं, उनके प्रति माँ बाप का जो इंटरेक्शन, जो या शिक्षकों कह लीजिए, या जो दोस्तों मित्रों का जो आपसी जो एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, वो नहीं हो पाता। और हम सीधा रिफ्लेक्ट उससे करते हैं जो कि एक रियल और रियल लाइफ होती है। अगर ये मान के चलें तो जो सोशल साइट्स है वो रियल लाइफ हो, रियल लाइफ से हम दूर हो गए। आज हम बात करेंगे, 4 लोग बैठे थे, चारों अलग अलग मोबाइल पर बात करते रहते हैं, काफ़ी टाइम साथ बिताने के बावजूद आपके शायद ही आपस में बातचीत होती। तो मैं ये कहूँगा कि जो आप कारण पे जानना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों से हमारी दूरी और मोबाइल की नज़दीकी, ये जो है बच्चों को एक अलग तरह की दुनिया में, बल्कि परलोक टाइप की दुनिया में लेकर चली गई है, जहाँ पे हम बच्चों की समस्याओं से दूर हो गए हैं, उनकी चिंताओं से दूर हो गए और उनको सिर्फ सोशल साइट्स में डिसीजन के भरोसे छोड़ दिया गया है। जी विभांश जी, पहले जैसा कहा जाता है, माना जाता है, ये साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आत्महत्या जैसा कदम तभी उठाता है अचानक क्षणिक होता है और उसी दौरान वो अपना कोई निर्णय ले लेता है और उसके बाद अगर बच गया तो पछताता भी है, नहीं तो क्षणिक होता है। लेकिन अब की स्थिति में जैसा आपको दिखाया, कई जगह के ऐसे केस भी बताए कि लड़का सुसाइड 6वीं मंजिल से कूदने जा रहा है और बोल रहा है कि मैं बाकायदे फोन भी लेके जा रहा हूँ, गाना सुनूंगा रास्ते में। तो मतलब प्री प्लान, मतलब पहले मुश्किल से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट का ऐसा क्षणिक आवेश होता था कि आत्महत्या जैसे कदम उठाता था। अब तो बाकायदे प्री प्लान, मैंने कम से कम घंटे 2 घंटे पहले उसने सोचा कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो आप तो कई वर्षों से इस बच्चों के मामले में काम करते रहे, आपको क्या लगता है, क्या अंतर आया है ऐसा कि अब बाकायदे मैंने आत्महत्या जैसा कदम करने के पहले उसने 1 दिन पहले या 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले सोच लिया? जी हाँ, देखिए, पहले तो त्रिपाठी जी मैं बहुत आपका आभारी हूँ जो आपने सोशल साइट्स के इस तरीके के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड का एक जो खतरा है, ये जो हाई टेक का जो हाई टाइड मतलब जो तूफान जो हमारे सामने है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये जो सोशल साइट्स हैं, ये एक प्रकार का छुपा रुस्तम है जो हमारे मोबाइल पर है। हम इस छुपा रुस्तम का अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन छुपा रुस्तम का हम अपने नुकसान के लिए भी इस्तेमाल, वही हमारा कहना साइड इफेक्ट। बिल्कुल। तो आप लोग ने, सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद करता हूं कि अभी तक हमने सोशल साइट्स के फायदे की बात पूरे दुनिया में हो रही है। स्वराज एक्सप्रेस ने जो ये फैसला किया कि सोशल साइट्स के नकारात्मक तरीके, जिस तरीके का विशेषकर सोसाइटी के बारे में जो स्वराज एक्सप्रेस ने फैसला किया बात करने का, ये बहुत गंभीर और जिम्मेदार विषय है। इसके लिए मैं आपका पहले तो आभारी हूँ। दूसरा, आपने दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा साफ तौर पर कि जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या एक अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि वो आत्महत्या करता है तो ये एक जुर्म है, वो अपने ऊपर तो अपराध कारित कर रहा है। तो पहले तो अपराध, आत्महत्या कभी भी ना करें, ऐसा कोई भी अवसर आए तो अपने आसपास के व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। दूसरी बात आप कर रहे हैं विभांशु जी, आजकल बाकायदे गर्लफ्रेंड को, दोस्त को, इनसे बात कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, उसके बाद नस काटते हैं और फिर फांसी लगा लेते हैं। बात करने के साथ ये बड़ी एक समस्या। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ये हाईटेक का हाईटाइड है। इस तूफान से देखिए त्रिपाठी साहब, ऐसा है कि जो विकास होता है उसके साथ विकृतियां आती हैं, उन विकृतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे कि उस विकृति से हम कैसे बचें। इसके लिए देखिए चौतरफा प्रयास करने पड़ेंगे, समाज को इस बारे में बहुत चिंतित होना पड़ेगा, सरकार को चिंतित होना पड़ेगा, और सबसे मूल जो है परिवार और स्कूल। जैसा कि आपने शुरू में ही प्रारंभ में बोला कि नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों को अपने मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह, क्योंकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। उन जो सामने कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके क्या भावना है, वो आप नहीं जानते, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। जो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये बच्चे के अनुसार चलता है, वो ये नहीं समझ पाता वर्चुअल वर्ल्ड कि बच्चे में क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव है। बच्चा जो चाहता है वो ये टेक्नोलॉजी दिखाती है।
हम माता पिता जो बताते हैं वो जो हम चाहते हैं वो बच्चे को बताते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे जो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को सामना करने के लिए हमें सबसे पहले तो माता पिता को ये खुद इस बारे में टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए और बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए, वो अंकुश ना रखें। वहां से कैसे निगरानी? अगर उसको मोबाइल है, उसके पास व्हाट्सएप में वो क्या कर रहा, आप हर क्षण जाके उसको देखोगे तो नहीं कि क्या कर रहा व्हाट्सएप में, क्या कर रहा, मैसेज कर रहा, इस पे कैसे हो सकता है? हाँ देखिए, ये बहुत, चूंकि मैंने आपसे बताया कि वो छुपा रुस्तम है, वो उसके मोबाइल में आ चुका है। पहले जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जब ये इंटरनेट आया था, टीवी वो लैपटॉप कंप्यूटर में जब था, तो मैं अक्सर माता पिता से कहता था कि जो कंप्यूटर का जो फेस है उसको आप दरवाजे की तरफ रखिए। हाँ, जब आप कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपको उसकी स्क्रीन साफ दिखेगी कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है। लेकिन जैसा कि अभी मोबाइल में आ गया है, लेकिन आप मोबाइल के ओनर जो हैं वो माता पिता हैं, कानून उनको मालिकाना हक देता है, वो इतने अधिकार सुरक्षित रखें कि बच्चे का मोबाइल आप उसको समय समय पर ऑब्जर्व करते रहें। एक आंकड़ा मैं यदि त्रिपाठी साहब जरूर देना चाहूंगा कि जो मैसेज की आपने बात करी, वाकई 30 बिलियन मैसेजेस का पर डे आदान प्रदान होता है। यदि हम गूगल प्ले स्टोर में जाकर देखें और व्हाट्सएप के डाउनलोड देखें, एंड्रॉयड डाउनलोड, तो 1 बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। अब आप सोचिए, 100 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं, 30 बिलियन मैसेजेस पर डे, तो इतने सारे जो मैसेजेस। हम थोड़ा सा रोकें, हमारे साथ एक दर्शक हैं खंडवा से, साजिदा खान जी। साजिदा जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मेरा ये सवाल है कि मैं यहाँ खंडवा में हमारा जहाँ पर मकान है रहवासी बस्ती में, तो वहाँ पे एक हाजी ने हमारा मकान तोड़ दिया, उसकी मैंने और मुझसे बदतमीजी किया, लेकिन उसका बाजू में खेत है। लेकिन जब मैंने उसकी शिकायत एफआईआर दर्ज करी, इसके साथ से पर्सनल मैंने बात की, उसके बाद है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसने एक झूठी शिकायत दर्ज करी जिसमें 6 लोगों को फंसाया। ये साजिदा जी, आपने निश्चित तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बात कही है, हो सकता है संबंधित अधिकारियों तक एक बात जाए, लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट साजिदा जी ये नहीं है, इस कारण माफी चाहता हूं आपसे। जी विभांशु जी, तो ये तो मैंने खाली एक व्हाट्सएप के बारे में बताया कितने मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है। अब आप सोचिए, जब 30 बिलियन मैसेजेस पर डे आदान प्रदान हो रहे होंगे, तो उसमें कितने सकारात्मक संदेश होंगे, कितने नकारात्मक संदेश होंगे। तो हमारे सामने जो नकारात्मक संदेशों की जो चुनौती है वो आज आपने सामने रखी है। इसके लिए माता पिता का सजग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में तो बच्चे मोबाइल कम यूज़ करते हैं, जो चोरी छुपे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल जो है वो परिवार में यूज़ किया जाता है। और परिवार में आपने जैसा कहा कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, माता पिता कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपनी नौकरी में चले जाते हैं। ऐसे समय में बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल वो उसकी तरफ ध्यान देने की बात है। लेकिन हम आपका फिर आएंगे विभांशु जी और जानेंगे कि आखिर उनका मन में क्या उस समय होता है, अचानक ये क्यों होने लगे, इस तरह के प्रकरण क्यों आने लगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सिलवानी से, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। जी नमस्कार। जी सिलवानी, राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, सवाल करें। जी, पहला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी ऐसे लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि लाश बुरी है, दुनिया फिर भी जीने के काबिल है। जी, इसके साथ ही मैं आदरणीय जोशी जी से ये जानना चाहूंगा जी कि आज सुसाइड की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है जी, इसके लिए परिवार में माँ बाप के द्वारा संस्कार नहीं दिया जाना क्या कारण हो सकता है? जी विभांशु जी, आपने सवाल सुन लिया होगा। एक और दर्शक है हमारे साथ दमोह से, प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर, बच्चों के सुसाइड के लिए सोशल साइट को प्रमुख दोषी मानने की अपेक्षा हम माँ बाप परिजनों को अधिक दोषी क्यों नहीं माने, जो कि एकल परिवार प्रथा की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं जो स्कूल नैतिक शिक्षा की जगह प्रोफेशनल एडवांस एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। नैतिक शिक्षा समाप्त हो रही है लगभग इसकी तरफ से। हम निश्चित तौर पे हम चौहान साहब से उत्तर लेंगे। विभांशु जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ राम कुमार व्यास जी हैं। व्यास जी, क्या आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या संस्कारों की कमी जो होती है, या जैसे प्रदीप जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे स्कूलों में, या अंग्रेजी के साथ पढ़ाने के लिए अंग्रेजियत हावी होती जा रही है, इसका वजह? जी, सबसे पहले तो त्रिपाठी जी, आप
स्वराज एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद कि आज इस विषय पर आपने बहस छेड़ी और यहाँ पर आमंत्रित करके सुझाव एकत्रित किए। जी जिस प्रकार से अभी दो बंधु जो साथ में हैं, जोशी जी और जोशी जी ने जैसा अभी बतलाया जी, तो निश्चित रूप से संस्कार की जो प्रथम पाठशाला है बच्चे की घर से ही प्रारंभ होती है। जी वर्तमान समय में जो हम प्रत्यक्ष जिन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, जिन चीज़ों से प्रतिदिन हमें साक्षात्कार करना पड़ता है जी, कि किस प्रकार से समाज में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। कुल मिलाकर आजकल प्रत्येक पेरेंट्स की इस प्रकार की मानसिकता बन गई है कि मेरा बच्चा सिर्फ साक्षर हो और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन कोई भी पेरेंट्स इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाह रहे कि मेरा बच्चा संस्कारित हो और आगे चल के समाज सेवा के जो कार्य करे, या जिस प्रकार से बच्चों को समाज हित में कार्य करना चाहिए और उसमें वह समझ विकसित हो युवा अवस्था में आते आते तक कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। अभी इसकी बहुत ही ज्यादा परिवारों से कमी उत्पन्न हो रही है। मतलब माता पिता समय माता पिता बच्चों को समय दे नहीं पाते जी। बच्चों के साथ जिस एक स्टेज क्यों नहीं दे पाते? पहले के माता पिता के 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, फिर भी वो समय क्या दे देते थे क्या? वर्तमान समय में भाई साहब क्या है कि इसको हम परिवार व्यवस्था से जब हम जोड़ते हैं तो आजकल एकल परिवार हैं। किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। मैं दादा दादी साथ में रहते नहीं हैं, सिंगल रहते हैं। एकल परिवार जैसी आए तो माता भी कार्य करती हैं, पिता भी कार्य करते हैं। उनके पास बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जिससे कि वह बच्चे के लिए जो परिवार का कार्य है या जो परिवार का कर्तव्य है कि बच्चे के अंदर अच्छे बुरे की शिक्षा वह दे सके। अब कई प्रकार के अनुभव हमारे सामने इस प्रकार के भी आते हैं कि पेरेंट्सों को बार बार बुलाने पर भी वह विद्यालय आने को एग्री नहीं होते, जबकि हमारे इधर मैं सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यरत हूँ, विद्या भारती के द्वारा यह संचालित है विद्यालय। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ एक दतिया से दर्शक हैं। दांगी जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। थैंक यू सर। मैं ये श्रीमान जी ये कहना चाहता हूँ जी, यहाँ जो आपको समस्या आ रही है, ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि जो संयुक्त परिवार है वो टूटते जा रहे हैं जी, उन्हें संस्कार मिल नहीं पा रहे हैं बच्चों को जी। आज बच्चे, मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रनिंग करता हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि गार्जियंस को फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को देखें जी। तो उन चीजों को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेट जैसी समस्याओं को लेकर आपने सुझाव दिया है दांगी साहब, सवाल आपका क्या है? सवाल ये है कि माँ बाप अगर बच्चों को नहीं संभाल सकते तो दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप सर? चलिए जी जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं अनूपपुर से मुन्ना जी। मुन्ना जी आपका स्वागत है, सवाल करें। हाँ सर जी नमस्कार। सर ये कह रहा था जी कि माता पिता बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जवाब भी आ गए हैं जी। सर मेरा सवाल ये है कि शिक्षकों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है जी, मैपिंग कराएंगे, ट्रेडिंग कराएंगे, छात्रवृत्ति स्वीकृत कराएंगे, आधार कार्ड भी बनाएंगे, चुनाव भी करवाएंगे, सारा काम जो है शिक्षक करेंगे जी। तो शिक्षक ये बताइए अनुशासन और ये संस्कृति की शिक्षा कहाँ से देंगे? जब शासन का ही काम सुबह से शाम तक करेंगे तो उनके ऊपर भी इतने सारे बोझ हो जाते हैं तो वो बच्चों को नहीं दे पाते, वो सोशल साइट के इफेक्ट उन पे आने लगते हैं सर। उनको इस कारण उन पे सोशल साइट्स के इफेक्ट आते हैं कि शिक्षकों के पास बहुत सारा काम आ गया है। अरे सर शिक्षक को टाइम ही नहीं है बच्चे को सांस्कृतिक शिक्षा देने का, ज्ञानवर्धक शिक्षा देने का, उनके पास टाइम ही नहीं है। चलिए आपका भी सवाल आ गया है, हम आपके पास व्यास जी फिर आएंगे। चौहान साहब, आपने कुछ दर्शकों के सवाल सुने, मैं चाहूंगा उनका उत्तर दें, लेकिन एक और हमारा आपसे भी सवाल है कि ये सोशल साइट का इफेक्ट जो है ये ठीक है, आत्महत्या तक या जो भी है सोसाइटल कमिट करता है वो अलग बात है। इसमें एक ब्लैकमेलिंग की भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति लोगों के बीच में, अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को अलग भी हैं तो कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं इसमें सोशल साइट्स में लिखता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर तुम नहीं मिलती हो, या एसिड फेंक दूंगा। दूसरी तरफ लड़की बोलती है अगर तुम नहीं मिलते हो, हमसे ब्रेकअप करते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा। तो इसमें कौन सी धारा लगती है, क्या होता है, क्या उस पर दोषी माना जाता है वो? और कुछ हमारे दर्शकों ने आप सवाल किया कि माँ बाप को ही क्यों ना इसका दोषी माना जाए।
देखिए त्रिपाठी जी, आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं कि जब जो हमारे जो लड़के लड़कियां हैं जो कि कम उम्र के हैं, मैच्योर एज के हैं, उनमें सुसाइड साइट्स के माध्यम से सुसाइड की टेंडेंसी जो बढ़ रही है। तो हम लोग सब समस्या बता रहे हैं कि समस्या क्या है, माँ बाप का समय न देना, हम निदान क्या है इसके बारे में हमको बिल्कुल गंभीरता से सोचना पड़ेगा। देखिए, हम अपने मूल्यों से हट रहे हैं। अगर बात करें, अगर हमारा जुड़ाव परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार की बात करें तो मैं छुट्टियां बिताने, आप छुट्टियां बिताने नाना नानी मामा के घर जाते थे। आज सबसे बड़ा दोस्त सिर्फ मोबाइल और सोशल साइट्स हैं। आप सारी बधाइयां सोशल साइट्स के माध्यम देते थे। कई बार आप रिश्तेदार ग्रीटिंग कार्ड खत्म हो गया उनका, आप घर जाते थे तब आपको मालूम पड़ता था कि सामने वाला घर में मौजूद नहीं है, आप गलत टाइम पे घर पे आ चुके हैं। तो अगर उनसे मुलाकात नहीं हुई तो दूसरे मामी से, नानी से, उनके बच्चों से हो गई। तो हमारे आपने समस्या बताई कि समय नहीं देना माँ बाप का, आप समस्या को इस तरह खत्म नहीं कर सकते कि वो नौकरी छोड़ दे या वो करे, संभव नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास विकल्प क्या है, उनके निदान क्या है? निदान ये है कि जब हमारे पास बच्चों को जोड़ें कैसे, एक फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ें। आप खेल में जरूर बच्चे को इन्वॉल्व करने का शौक पाले, संगीत का बच्चों को शौक लगाएं, पेंटिंग्स का शौक लगाएं और छुट्टियां बिताएं रिश्तेदार के लिए। जो आपको कई बार देखिए हर एक जीवन में मौका आता है, आप बिल्कुल विचार करेंगे अपने पिछले जीवन पे तो कभी ना कभी एक बार आपके मन में आया होगा, क्यों ना यार मैं दुनिया से चला जाऊं। आप जब अपने बारे में सोचेंगे तो एक नहीं, कई बार शायद 2 बार मौके आए हों, कई बार 12 बार मौके आए, तो आपको लगता है कि यार दुनिया से चले जाना, कुछ नहीं रखा दुनिया। लेकिन जब आपको ख्याल आता है अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, माँ बाप का, दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी भी चीज का ख्याल आता है, तब आप वो विचार त्याग देते हैं। नहीं, ये त्याग, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ तो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ उनकी दोस्ती नहीं है ना, उनका दोस्त मोबाइल है, उनका दोस्त व्हाट्सएप है, उनका दोस्त फेसबुक है, जिसके माध्यम से वो बधाइयां देते हैं, इसके माध्यम से दुख सुख शेयर करते हैं। अगर उनका जैसे ब्रेकअप उससे होता है व्हाट्सएप से, उनका जैसे नेटवर्क खत्म होता है तो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, सूना हो जाता है, सूना हो जाता है। तब उनको ये नहीं लगता कि हमारे जुड़ाव की चीजें और भी हैं। हमारे अगर बात करें हमारे संस्कारों की, जो बात आई दर्शक ने बताया, तो हमारे संस्कारों में थोड़ा सा रोकेंगे। आपसे अलग अलग 3 जगह से, अलग अलग शहरों से आपसे 3 दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे साथ अलीराजपुर से हैं राकेश जी, स्वागत है, सवाल करें संक्षेप में। मेरा ये कहना है कि जैसे सोशल मीडिया में बच्चों के एक उम्र का वो होना चाहिए कि कम उम्र वाले बच्चे ना सोशल मीडिया चलाएं, ये मेरा एक। जी, हेलो, आपका सवाल नहीं आ पाया सही ढंग से। मेरा यह कहना है सर जी कि कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहे और उम्र का बंधन होना चाहिए उसमें। चलिए, बिल्कुल आपका सुझाव था, सवाल नहीं था, लेकिन चौहान साहब उत्तर देंगे। हमारे साथ भोपाल से एक और दर्शक हैं, सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर, मेरा ये कहना है कि ये सोशल साइट के ऊपर जो बच्चों की ये सुसाइड के जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं जी, इसके बारे में मेरा ये सुझाव है कि इसमें हर तरीके से देखा जाए तो परिवार भी जिम्मेदार है। आज का डेवलपमेंट तो अपनी जगह पे है ही जी, वो तो बहुत जरूरी है, उसको हम अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे 21वीं सदी में जाना है जी। तो उसके लिए सोशल साइट का तो जरूरत है, और मीडिया के तरफ से दुनिया भर के जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो सब काबिले तारीफ हैं जी। लेकिन थोड़ा सा परिवार अगर इसमें थोड़ा बाल बच्चों के ऊपर अगर नजर रखे, संस्कार की बात है मतलब यहाँ पे। हम निश्चित तौर पे आपका उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं रीवा से, जैन साहब आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। हाँ, मैं सबको से ये है सर जी, जो ये मंच पे बैठे हैं जी, ये लोग भी अपने जीवन में पढ़े लिखे हो गए छोटे में जी। आज के जमाने में छोटे से छोटे बच्चे को भी मोबाइल जो दे दिया गया है जी, और उसको जो पॉकेट मनी दे दी जाती है, उसका क्या औचित्य है? इसके मृत्यु का कारण सुसाइड के कारण है। मतलब माँ बाप वही हमारे जो अतिथि हैं उनका भी लगभग है, जो उनका निष्कर्ष है, जो डिस्कशन हो उसका लब्बे-लुआब यही है कि संस्कार एक बहुत बड़ी बात है जिसके कारण ये हो रहा है। हम विभांशु के पास जाएंगे, लेकिन चौहान साहब हम चाहेंगे कि आप हमारे इन दर्शकों का भी साथ में उत्तर दे दें। और एक हमारा सवाल था आपसे कि जब इस तरह की बात आती है, कोई लड़का या लड़की दो में से कोई सुसाइड करता है, और पहले तो एक अगर वो नोट लिख जाता था, वो नोट मिला नहीं मिला या क्या है उसकी तफ्तीश होती थी। अब तो सीधे सीधे उसने व्हाट्सएप में या मैसेज में लिखा कि अगर तुम नहीं मिलते हो तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ,
और उसके बाद तो क्या उस पर क्या कोई प्रकरण बनता है? देखिए, आपने सही कहा, एक पुराना सवाल भी इसमें अभी मौजूद था। इसमें पूछा गया था कि कोई किसी को हरास करता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है और आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, तो पहले तो जिस विषय के लिए वो परेशान कर रहा है उस विषय पे आईपीसी की धारा में डिफरेंट, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो कोई शारीरिक डिमांड हो या और चीज़ें, तो उसमें अलग अलग धारा में अलग प्रकरण है। फिर जैसे ही अगर वो लगता है कि वो इसके कगार पे है या उसको परेशान किया, तो तत्काल वो कानूनी मदद ले, चाहे पुलिस से, चाहे परिजनों से, चाहे टीचर से या वकील से। उसके अलावा अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला जो है संबंधित व्यक्तियों पर बनता है और कानून इस मामले में काफ़ी सख्त है। तो बिल्कुल आप कानूनी कार्रवाई इसमें सारी मौजूद है। फिर दूसरा ये देखा जाएगा कि क्या आपके लिए जब व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, कानूनी सहायता लेने का समय मौजूद था? क्या ऐसे कारण है जिस कारण आपका जीवन त्यागना जरूरी था? तो हम इतना विचार करें। फिर दूसरा सवाल था नैतिक मूल्यों की बात आई। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पुराने जो वेद पुराण इनमें साफ मौजूद हैं। अगर बात करें तो हमारे ऋण जो बोले गए हैं उसमें पितृ ऋण है, 3 ऋण जो बोले गए उसमें पितृ ऋण भी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज ने जो हम पर ऋण दिए हैं वो ऋण चुकाने हैं, तो आत्महत्या करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, वो भी सही है। तीसरा बात ये भी आ रही है कि सारी जिम्मेदारी हम माँ बाप पे डाल रहे हैं, तो बिल्कुल माँ बाप पे डालें। हम निदान की बात करें, मैं दर्शकों से अपेक्षा करूंगा कि वो निदान के बारे में हमें और चैनल के माध्यम से बताएं कि क्या निदान है। एक हफ्ते में एक दिन बच्चों को अगर मोबाइल बड़ा हो गया है, 17-18 साल का, 16 साल का है, तो मोबाइल के बिना साथ उसके साथ पूरा गुजारें। ऐसे हम निदान के बारे में सोचें। छुट्टियां बिताने जरूर रिश्तेदार के पास भेजाएं जहां उनका लगाव, उनका प्रेम, आकर्षण उससे अपने रिश्तेदारों से हो। अपने जीवन उसको मोबाइल से अलग, मोबाइल में दोस्त मिले हैं जो कि रील के दोस्त हैं, रियल के दोस्तों से, शुभचिंतकों से, रिश्तेदारों से जरूर मिला। जी विभांशु जी, हमारे कई दर्शकों ने सवाल किए, मैं चाहूंगा कि आप भी उनका उत्तर दें, लेकिन साथ में ये है कि जो निष्कर्ष निकल के आ रहा वो ये आ रहा कि संस्कार या माँ बाप का सही ढंग से लालन पालन नहीं करना बच्चों का। क्या आपको लगता है पहले और अब में अभी मोबाइल का जो क्रांति आई है, व्हाट्सएप की मैसेज की क्रांति आई है, वो लगभग अगर देखा जाए तो 6-7 सालों में कुछ ज़्यादा आई है। और मैं 20 साल से बड़े वाले बच्चों को नहीं, उससे कम वाले बच्चे जो ये कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि अभी एक बच्चे ने सुसाइड किया, उसने बाकायदे अपना वीडियो बनाया। फांसी की किसी को सजा दी जाती है तो भी उसको बड़ा गुप्त रखा जाता है, उसका वीडियो नहीं बनता, उसको वायरल नहीं किया जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता। अब तो इस तरह के अगर होने लगा तो ये प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। जी हाँ, त्रिपाठी जी आपने सही कहा कि नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी स्कूल की भी है, परिवार की भी है, और जहाँ तक संस्कार की बात है वो माता पिता की भी है और उनके आस पड़ोस के लोगों की भी है। तो बच्चे को संस्कार देना और नैतिक मूल्य देना, ये हम सब बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, हमें उन्हें देना ही होगा। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बोला कि हमें अब ये जो ई वर्ड है, हम सब इसके ई सिटीजन हैं। ये नई सिटीजनशिप आई है त्रिपाठी जी, जिसको हम बोलते हैं ई वर्ड के नए ई सिटीजन, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक सिटीजन हैं। पूरी ये बैरियर्स, ये राज्य, देश, दुनिया, एशिया, अमेरिका, इस सब का बैरियर तोड़ के ये हम सब ई सिटीजन्स हैं। हम सब इलेक्ट्रॉनिक युग से एक साथ जुड़े हुए हैं। ये ई सिटीजन के जो जुड़ाव है, इसका विकल्प ढूंढना होगा। जी, बच्चे का जो अकेलापन है उसको दूर करने के बारे में हमें सोचना होगा। किस तरह का विकल्प? जी बिल्कुल, विकल्प के तौर पर कुछ बातें हैं, कुछ बातें तो शैलेंद्र जी ने ऑलरेडी रखी। जो एक बात और मेरे अहम दिमाग में हमेशा आती है, जिसको मैं शेयर करता हूँ, त्रिपाठी जी, जैसे माता पिता जो होते हैं बच्चे को मित्र के तौर पर अपने मित्र के यहाँ ले जाते हैं। जी, मम्मी होती है, मम्मी बच्चे को अपने मित्र के यहाँ ले जाएगी, पिताजी बच्चे को अपने मित्र के यहाँ ले जाएंगे। क्यों नहीं माता पिता ये कोशिश करते हैं कि बच्चे के मित्र के घर मित्र बनकर जाए? जी, क्योंकि वो जब आप बच्चे को अपने मित्र के यहाँ लेकर जाते हैं तो वहां कोई जरूरी नहीं कि बच्चे का भी मित्र हो। जी, लेकिन जब आप बच्चे के मित्र के घर मित्र बनकर जाते हैं और वहां मित्र की खुद स्वयं खोज करते हैं तो बच्चे को वहां मित्र मिल जाता है। जी, तो एक वर्चुअल संयुक्त परिवार बन जाता है, जहां बच्चे को चाचा, चाची और अपना एक भतीजा भी प्राप्त हो जाता है। तो हमें विकल्प ढूंढना होगा। यदि संयुक्त परिवार नहीं है तो हमें एक समाज से संयुक्त परिवार का निर्माण करना होगा, जहां बच्चे को दोस्त भी मिले। वो ऐसा दोस्त हो, देखिए ये जो ई वर्ल्ड है, इसमें भावनाएं तो हैं लेकिन स्पर्श नहीं है। जी, हम जब टीवी देखते हैं तो हमें टीवी स्पर्श का एहसास नहीं कराता, वो भावनाएं देता है, आवाज सुनाई देती है, लेकिन सुगंध और स्पर्श, ये दो चीजों का आभास हमें नहीं कराता।
और बच्चे को स्पर्श का बहुत जरूरी है। स्पर्श में एक संवेदना होती है और मर्म होता है, और बच्चे को यदि स्पर्श बच्चे को मिलेगा अपने दोस्त का, अपने चाचा का, अपनी चाची का, अपनी ताई का, ताऊ का, तो आज हमें ज़रूरत है बच्चे को समाज से ढूंढकर हम चाचा चाची ला कर दें, हम ताऊ ताई ला कर दें, दादा दादी ला कर दें। अपने दादा दादी हैं तो उससे कोई बेहतर विकल्प है नहीं, लेकिन यदि दादा दादी परिवार में नहीं है तो जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा तो हमें विकल्प के बारे में विचार करना होगा। त्रिपाठी जी, एक थोड़ा सा कानून के बारे में थोड़ी सी बात आई थी। दादा दादी की आप बात करते हैं, वृद्धाश्रम में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल जी, ये तो निश्चित चिंता की बात है। और मैं ऐसे माता पिता को जरूर, जिनके माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनको मैं ये जरूर संदेश देना चाहूंगा कि बच्चा आपको देख रहा है। जी, ये अपने आप में पूरा संदेश है, बच्चा आपको देख रहा है। अपने यहाँ सोसाइटी की जो बच्चों की बात हो रही है, सोसाइटी की 14 साल 15 साल 16 साल, इसमें भी मैं आपसे कहूंगा, जो माता पिता है उनसे ही कहूंगा कि वो बच्चा आपको देख रहा है। जब आप किसी सोशल साइट का इस्तेमाल करें तो आप भी सतर्क रहें कि आपके द्वारा ऐसा कोई काम सोशल साइट पर नहीं करना चाहिए जो बच्चा ई वर्ल्ड में आपको देख ले, क्योंकि आज बच्चा भी अपने माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है सोशल साइट पर। हालांकि अभी एक अलीराजपुर से एक साथी ने पूछा था कि बच्चों को ई वर्ल्ड का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं उन साथी को बताना चाहूंगा कि कानून में बाकायदा प्रावधान है कि बच्चा अपना ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकता। कितने साल तक? जी 14 और 16 का अलग अलग, ये क्या है अमेरिकन यूएस कानून के तहत, क्योंकि ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है जिसके बारे में निर्देश, अभी जो दुनिया के कानून है उसके तहत 14 साल तक का बच्चा अपना ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकता। बच्चे आमतौर पर ये करते हैं कि वो गलत एज उसमें डाल देते हैं और वो 18 से ऊपर की अपनी एज डालकर अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं। तो यही जिम्मेदारी आती है माता पिता की, वो उसकी निगरानी रखे। यदि वो ईमेल अकाउंट खोल रहे हैं तो उनसे कहें कि बच्चा बेटा पासवर्ड हमें दो, हम उसको हैंडल करेंगे। पीजी जिसको बोलते हैं पेरेंटल गाइडेंस में, उसकी अनुमति दे। जैसे एडल्ट फिल्में होती हैं उनको देखने की रोक होती है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती हैं यूए जिनको पीजी तौर पर पेरेंटल गाइडेंस में देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह सोशल साइट्स को पीजी के तहत देखा जाना चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस में ही बच्चे को जिस पर निगरानी, जिसका पासवर्ड माता पिता के पास होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। विभांशु जी, एक बार फिर व्यास जी के पास चलते हैं। व्यास जी, आपने कहा कि संस्कार, आपने कहा संयुक्त परिवार, आपने ये नहीं बताया कि कौन सी नैतिक शिक्षा इस समय, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, आपको मालूम होगा, जो पहले आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले जो आपने पढ़ी होगी और अब नहीं पढ़ाई जा रही, ऐसी कौन सी शिक्षा? सप्ताह में बाल सभा के माध्यम से बच्चों को प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की कथाएं सुनाना, जिससे कि बच्चे माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार के कार्य हमें करना चाहिए जो कि समाज हित में हो। और कुल मिलाकर यह तो नैतिक मूल्यों वाली बात आती है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जोशी जी ने कहा तो एक इसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो मूल्यांकन जो है सिर्फ परीक्षा का ही नहीं होता, बच्चा दिन में क्या गतिविधियों में लिप्त रहता है इसका यदि सप्ताह में मासिक एक बार पेरेंट्स या समाज उनका मूल्यांकन करता है तो निश्चित रूप से बच्चे का उसके ऊपर असर पड़ता है। और एक कोटेशन है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। यदि निश्चित रूप से बच्चा सुबह से शाम तक अन्य गतिविधियों में लिप्त रहेगा तो इन सारी चीजों के लिए उसके पास वक्त ही नहीं रहेगा। व्यास जी, वो तो मोबाइल में व्यस्त है। नहीं, अन्य जो सकारात्मक चौहान साहब ने कहा था कि उसके लिए संगीत की व्यवस्था होना चाहिए, खेल की व्यवस्था होना चाहिए, तो यह दायित्व शिक्षकों का भी है, माता पिता का भी है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे कि वह बच्चा वहाँ पर जा सके और अधिक से अधिक उन अपने समय का जो दिन भर की जो दिनचर्या है उसका सदुपयोग हो और वह देश के लिए और स्वयं के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके। नहीं व्यास जी, क्या आपको यहाँ नहीं लगता एक तरह, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि अंग्रेजी के साथ अंग्रेजियत मतलब अपने से बड़ों को अगर पुकारता है, आवाज देता है, संबोधित करता है तो जी लगाने की प्रथा थी, अगर उससे 2 साल 4 साल 5 साल बड़ा था। अब ये अंग्रेजियत का मतलब हमारा आपसे है कि हाय, वो अपने से 20 साल बड़ा होगा तो उसका हाय सुरेश, हाय रमेश, इस तरह नाम लेना, छोटा, वो भले 3 साल उससे 10 साल छोटा हो, लेकिन ये अंग्रेजियत जो आ गई है, एक ये कारण नहीं हो सकता क्या? देखिए त्रिपाठी जी, यदि मैं समग्र बात करता हूँ शिक्षक के नाते
तो भारत में सबसे बड़ा दुष्प्रचार, सबसे बड़ा कुसंस्कार अंग्रेजी ही है। अंग्रेजियत जो आ रही, भाषा सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत को अपने ऊपर हावी होने देना और उसके बाद उसको आत्मसात करते हुए उसको फॉलो करना और उसके माध्यम से समाज के साथ व्यवहार करना और कुल मिलाकर इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि वो आत्मघाती कदम बच्चा स्वयं आगे चल के उठा लेता है। अबोधता में वो कार्य तो करते जाता है, उनके अच्छे बुरे परिणाम नहीं समझ पाता, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस प्रकार से हम ये बात कर रहे हैं, बच्चे को मजबूरी बस इस प्रकार के कदम उठाना पड़ते हैं, क्योंकि वो समझ विकसित नहीं है उसकी उतनी, उसका सही मार्गदर्शन समाज ने भी नहीं किया, पेरेंट्सों ने भी नहीं किया और स्कूल में भी सही मार्गदर्शन पहले ये 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, ये शायद सुनने को भी नहीं मिलता था, देखने की तो बात दूसरी, बहुत कहीं रेयर एकाध हो गया हो। हमारे साथ एक दर्शक है राजगढ़ से, विवेक जी आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार वेस्टर्न ट्रेंड्स को अपनाते तो जा रहे हैं, लेकिन वो सोशल अवेयरनेस ना तो फैमिली में ना एजुकेशन सिलेबस में लगातार ये जुड़ पा रही है। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि शायद जो एक ट्रेंड वहाँ पे चलता है कि सिलेबस में भी ये सारी चीजें जोड़िए, जिससे कि बच्चे अवेयर हों और कहीं ना कहीं फैमिली अवेयरनेस भी आए? ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी चौहान साहब, आपसे आप सीधे राजगढ़ के हमारे दर्शक आप उत्तर चाह रहे हैं। जी की बात आगे बढ़ाऊंगा। कानून की बात हुई थी, कानून में कहीं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता कि एज क्या है। अगर आपने झूठ एज लिख दी है तो आपको वो साइट्स में शामिल कर लें। जब विभांशु जी मैं सही बोल रहा हूँ ना, तो ये दूसरा बात जब इन चीज़ों की आ रही है तो हम कई निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं, कई निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ रीजन है। तो हमने एक बात की कि माँ बाप का उनसे जुड़ाव। दूसरा विभांशु ने बहुत अच्छी बात कही थी पीजी वाली। देखिए, जब बच्चा सीखने की अवस्था में होता है, जैसे लर्निंग गाड़ी सीखता है, कोई भी गाड़ी सीखता है, उसके पीछे हमें कंडीशन लगाते हैं, पुलिस कंडीशन लगाती है कि कोई सीखने वाला ही गाड़ी को गाइडेंस में चलवाएगा। तो ये जब पेरेंटल गाइडेंस की कब जरूरत पड़ती है? जबकि आप बच्चे से युवावस्था की ओर जा रहे होते हैं। तो एक साफ संदेश है कि जब आप इस अवस्था में बच्चे को बिल्कुल कतई मार्गदर्शन के बनना छोड़ें, क्योंकि जब शुरू में मैंने बताया था कि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, शारीरिक चेंज हो रहे हैं, और उसके अलावा फिर जब बात होती है कि हम कभी आपने भी एक बात पूछा कि क्यों पहले सुसाइडल टेंडेंसी नहीं थी। सबसे बड़ी बात बताएं कि मानसिक तनाव इतना नहीं था। अब हम खाना खाने बैठते हैं, इधर फ़ोन की घंटी बजती है, इधर एक SMS आता है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है या और चीज़ें आती, तो मानसिक तनाव जो बढ़ा है ये उस बाल मन पे, उस इमेच्योर एज में, उस कमजोर एज में। मानसिक तनाव क्यों बढ़ा चौहान साहब उस बाल मन पे? एक हमारे दर्शक है छिंदवाड़ा से, हम उनका सवाल ले लेते हैं पहले। संजय जी आपका स्वागत है, सवाल करें। लगता है संपर्क है। भोपाल से ही हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी संक्षेप में सवाल करें, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि आजकल हर व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करता है, जाने अनजाने में वो दिन भर में इतने क्राइम करता है। क्या उसकी जानकारी या जानकारी देने की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? किस तरह का क्राइम? किस तरह क्राइम? सोशल नेटवर्किंग साइट में जब कोई भी बंदा घुसता है तो उसका वो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है किसी भी साइट का, उसको बिना जाने पहचाने उसके अंदर घुस जाता है और कई ऐसी जगह में पहुंच जाता है, घुसना कहीं और चाहता है और उसके पास ऐसी चीजें खुल के सामने आ जाती है कि मजबूरी में उसको क्लिक करके वहां घुसना पड़ता है। इसकी तरफ से जैसे पॉर्न साइटें खुल जाती हैं या किसी भी गलत तरह की साइट खुल जाती है। अब एक 18 साल का या 16 साल का बच्चा घुसता है तो वो उसका जाहिर सी बात है कि उस गलत जगह पे जा ही रहा है ना, उसके मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, वो गलत चीज को देखेगा। तो जी चौहान साहब, आपसे संबंधित सवाल आया। सही कहा कि एक चौराहा है जहाँ पे 4 रास्ते हैं। आपने सही कहा कि नेट हर चीज के लिए है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पोर्न साइट खोलना है कि नहीं। आप अपने उसको सिक्योर रखिए। पोर्न साइट पर कुछ दिन पहले विवाद सामने आ चुका है, उसमें क्या डिसीजन हो, आप अगर थोड़ा बहुत पीछे का याद हो तो आप सब समझ सकते हैं। मेरा मतलब जब मार्केट आप जाओगे तो मार्केट में सब चीज़ें मिलेंगी। आपको फल भी मिलेंगे, आपको सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, जो भी फास्ट फूड ही मिलेगा, सिगरेट पान बीड़ी भी मिलेगी। आपको क्या लेना है, क्या तय करना है, आपको तय करना पड़ेगा। हम हर चीज को कानून से नहीं बांध सकते। कानून पालन करना हमारी जिम्मेदारी, नैतिकता अनैतिकता की समझ हमारी जिम्मेदारी। देखिए, कानून में पालन में और कानून उल्लंघन में बड़ा फर्क होता है और नैतिकता में बड़ा फर्क होता है। वो मूल जो हमारी
समाज, हमारा धर्म, हमारा परिवार हमारे सिखाता है, वो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। और वहीं से जब आदमी धीरे धीरे उनका वायलेशन करता पहुंचता है तो वो अपराध की श्रेणी में बढ़ जाता है। जहां आप टीवी पर या साइट्स पर बैठे हों, वहां आपको कानून पालन कराने वाला कोई नहीं होगा। वो आपके नैतिक मूल्य आपको सिखाएंगे कि आपको किन चीज़ों का वायलेशन करना है और किन चीज़ों का नहीं वायलेशन करना है। वो तो इंटरनेट तो एक ऐसा मीडियम है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये तय आपको करना है कि उसमें से क्या सिलेक्ट करना है और क्या नहीं सिलेक्ट करना है। ये माँ बाप, टीचर, हमारे दोस्त जिनके बीच में रह रहे हो, जिनसे हमने सीखा, वही सिखाएंगे। नहीं, उसमें तो एक सवाल ये भी आया था कि टीचरों को इतना ज़्यादा काम दे दिया गया है कि वो शिक्षा दे ही नहीं पाते बच्चों को। ओरिएंटेशन वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा आपको किसी को फॉलो नहीं करना। हमारा ओरिएंटेशन क्या है? अब आप मानसिक तनाव की पिछला सवाल अधूरा रहेगा कि मानसिक तनाव कैसे आ रहा है। हम बच्चों को बहुत ही जल्दी बस्तों का बोझ हमने लाद दिया है। मैं मेरी बात करूं तो मेरी 6 साल की बच्ची होने वाली, मैंने उसको अभी किंडरगार्टन से बड़े स्कूल में नहीं भेजा, अब प्लान कर रहा हूं। क्योंकि एकदम अगर जब उसका जो मस्तिष्क मैच्योर होने की अवस्था आती है, वो स्कूल से डरने लगता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा मानसिक रूप से कितना दृढ़ है। हम फिजिकली जब तो उससे दूर कर देंगे कि अपना की खेल खिला के और चीज़ों से, पर हम जो बताए कि मानसिक रूप से दृढ़ता लाने के लिए हमको एक संगीत, कुछ कलात्मक उसका विकास, हम बातचीत में उसको कैसा पाते, तो मानसिक दृढ़ता हमको, माँ बाप को ये देखनी पड़ेगी हमारा बच्चा मानसिक रूप से जब कोई समस्या आएगी उसको फेस करने के लिए कितना दृढ़ है। जी विभांशु जी, एक बार फिर वही हम जान रहे हैं, अभी लगता है कि हमारे दर्शकों तक सही उत्तर नहीं पहुंच पा रहा कि ये 12 साल, 14 साल, 16 साल, 17 साल तक ये प्रवृत्ति आपने भी नहीं सुना होगा कभी कि इतने बड़ा बच्चा 8वीं, 9वीं, 10वीं इसका बच्चा सुसाइड करने जा रहा हो। और सुसाइड करने के पहले, जैसा मैंने पहला सवाल किया था, वो बकायदे 2 घंटे 3 घंटे पहले मैसेज करता है, लिखता है, कोई अपने मोबाइल में सेल्फी खींचता है, इस तरह की बातें आ रही। इसका एक सबसे बड़ा कारण, ठीक है आपने कहा कि संस्कार, इसके अलावा भी और कोई कारण है क्या आधुनिकता इसका विजय है? देखिए त्रिपाठी जी, हमें आधुनिक होना चाहिए, हमें पाश्चात्य नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य से कहने का मेरा संदर्भ है कि हमें अपने भारतीय नैतिक मूल्यों के अनुसार, भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उन नैतिक मूल्यों के साथ अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। वो संस्कार चाहे समाज दे, परिवार दे या स्कूल दे। सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये है। दूसरा, मैं ये एक अपने दर्शकों से ही पूछना चाहूँगा, माता पिता से ही पूछना चाहूँगा, क्या बच्चे को वो हवाई जहाज उड़ाने देंगे क्या? यदि बच्चा हवाई जहाज उड़ाएगा तो क्या उसको उड़ाने देंगे क्या? नहीं उड़ाने देंगे। यदि वो बच्चा उनका हवाई जहाज उड़ाने, तो उसी तरह ये जो इंटरनेट की जो दुनिया है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि बिना गूगल वो ईमेल अकाउंट खोले वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, अपना अकाउंट खोले कोई साइट को नहीं देख सकते। ऐसे में अकाउंट खुलता है 18 साल के बाद, माता के पिता के जो अभी व्हाट्सएप आ गया है मैसेज, उसका क्या करें? वो भी तो कुछ नहीं है ऐसा, वो भी फोन पे आता है सर जी। फोन भी माता पिता के नाम के ही अनुमति से, उसमें माता पिता जब लिखते हैं तो सिम कार्ड उनके नाम से अवेलेबल होती है, सिम कार्ड के जो ओनर है। तो मूल बात यही आती है कि पेरेंटल गाइडेंस की, क्योंकि कानून ने उनको पूरा अधिकार दे रखा है कि वो उसको पेरेंटल गाइडेंस में, ओनरशिप में रहें, क्योंकि बच्चा किसी भी वस्तु का भी मालिक नहीं है जी, क्योंकि वो 18 साल का नहीं है। वो जो भी चीज़ है वो माता पिता के द्वारा खरीदी गई है, तो वो मालिकाना हक उनका है। अभी मैं आपको एक बच्ची के बारे में बताऊं जिसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। अभी वो जो गीता पढ़ने पर उसको पुरस्कार, गीता में उसने श्लोक पढ़े थे उस बच्ची ने, वो अपने इंटरव्यू में उसने बोला साफ तौर पर कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, जिसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला था गीता के श्लोक, सिद्दीकी बच्ची थी, सिद्दीकी नाम मुझे उसका बच्ची, उसने गीता ज्ञान को लेकर किस जी तो उस बच्ची के इंटरव्यू में उसने साफ तौर पर कहा कि मेरा फेसबुक अकाउंट है जो मेरे माता पिता हैंडल करते हैं, मेरे पिताजी हैंडल। अर्थात उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो पेरेंटल गाइडेंस में ही अपने अकाउंट को ऑपरेट करती है। तो हर माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि यदि बच्चा उनका कोई फेसबुक है, उसका पासवर्ड वो अपने पास रखें। और जो दूसरी बातें जो मैं कहना चाहूँगा, मैं माता पिता बच्चे को अपने साथ लेकर तो चलें, लेकिन कभी कभी बच्चे के साथ भी चलें जी। बच्चे को अपने साथ लेकर तो चलते हैं, लेकिन बच्चे के साथ चलने की भी कोशिश करें, अर्थात उसको समय दें, उसके साथ संवाद करें, उसके समय के हिसाब से। अपने समय के हिसाब से तो उसके साथ संवाद करें ही, लेकिन बच्चे के समय के हिसाब से भी संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पर संवाद करने से कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उसको कानून की जानकारी दें,
जैसे अभी एक बहुत अहम कानून है जिसका बच्चों को जानकारी माता पिता को होनी चाहिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें यदि बच्चों का कहीं भी लैंगिक दुरुपयोग होता है आईटी सेक्टर के माध्यम से, तो उसमें बाकायदा कड़े सजा के प्रावधान है। आईटी एक्ट में भी 67B एक धारा है जिसमें 5 और 7 साल के कड़े सजा के प्रावधान है यदि बच्चे को कोई भी अश्लीलता दिखाई जाए या बच्चे का कहीं अश्लील उपयोग किया जाए। देखिए, सरकार ने कानून के प्रावधान किए हैं, जरूरत है कि माता पिता घर में, चूंकि बच्चा घर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, मालिकाना हक स्कूल का नहीं है उस मोबाइल पर, उस मालिकाना हक उनके माता पिता का है। तो मैं तो त्रिपाठी जी यही मानूंगा, क्योंकि मालिक की ये जिम्मेदारी है कि उसकी वस्तु का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। चलिए व्यास जी, चूंकि समय समाप्त है, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप ऐसे बच्चों को जो मोबाइल पे या संस्कार नहीं ले पाए हैं, उनको कोई आपका संदेश। जो बच्चे संस्कार नहीं ले पाए या नहीं ले रहे, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि और माता पिता को भी, हाँ, उन माता पिता को भी कि विगत कई वर्षों से मेरा अनुभव है, और विगत वर्ष के यदि हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम आप लोगों ने देखे होंगे तो ज्योति बिश्नोई सरस्वती शिशु मंदिर हरदा की छात्रा है जिसने विगत वर्ष MP टॉप किया है मैथमेटिक्स से। उस बच्ची का जब साक्षात्कार हुआ, चूंकि वो हमारे विद्यालय की छात्रा है, हायर सेकेंडरी कक्षा तक उसने आज की स्थिति में भी वो है सोशल साइट का उपयोग बिल्कुल नहीं करती। भोपाल में एक अर्जुन नगर की बच्ची है नंदिनी चौहान, ऐसे बिरले उदाहरण हैं जी, बाकी मैं बतला रहा हूँ 95% सब सोशल साइट का उपयोग करते हुए बच्चे टॉप कर रहे हैं। मैं वही बतला रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जो माता पिता इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, और वास्तव में अंतिम सत्य यही है कि समस्त माता पिता की पूंजी संतान ही होती है, इसलिए सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता माता पिता की बनती है। और तो सब नियम अपनी जगह पर हैं, विद्यालय अपनी जगह पर है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन महती भूमिका माता पिता की ही। चलते चलते चौहान साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पे संयुक्त परिवार, संस्कार अच्छे नहीं, संयुक्त परिवार का न होना, सोशल साइट्स पे आना, ये सारी चीज़ें हैं जो आत्महत्या को बच्चे हैं उनको उकसाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है चौहान साहब कि आजकल बहुत सारी जानकारी, इवन कहाँ 65 से 70% जो बच्चा पढ़ रहा है, खासकर 10th तक पढ़ रहा, आगे भी पढ़ रहा, उसको साइट्स पे ही मिलती है। तो एक तरफ नॉलेज बढ़ता है, अगर वो उधर नहीं जाता है, बहुत सारी आप देखते होंगे किताब लेने गए, बोले अरे ये सारी साइट गूगल में उपलब्ध है, ये सब जानकारी ले लो। अब ऐसी स्थिति में क्या कानून कड़ा बनाया जा सकता है कि एक 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा सोशल साइट्स का उपयोग न करे? त्रिपाठी जी, जो हमारी मृत्यु होती है अकस्मात, उसमें 34% सड़क दुर्घटना मृत्यु होती है। बहुत कम आंकड़ा है आत्महत्या का। मैं नहीं कहना चाहता हूँ उसमें हम ध्यान ना दें, पर कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, लेकिन मेरा ये मतलब है सोशल साइट अपने आप में बुरी नहीं है, पर हम उसको अपने गाइडेंस में चलाएं। बच्चों की हमेशा, जबकि उसको ज़रूरत है, गाड़ी जब वो चलाना सीख रहा है, जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो हम पीछे ड्राइविंग सीट पर हमें बैठ के मार्गदर्शन करें। बच्चों से जो आत्महत्या करने जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध ये है कि जीवन आपका नहीं है, आपके पीछे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, समाज की जिम्मेदारी है, जिन टीचर्स ने पढ़ा है उनके प्रति आपका दायित्व है, देश की पूंजी है, आप कृपया आत्महत्या ना करें। जी चौहान साहब, चूंकि आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभांश जी, आपने भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की युवाओं में बढ़ती सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइड लोग लिखने के बदलते ट्रेंड की। सच तो यह है कि सोशल साइट सिर्फ तकनीक के सहारे रचा बुना गया एक ऐसा सतही संसार है जो सीधे सीधे इंसान के मनोविज्ञान से जुड़ा है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संसार को ही आज जिंदगी का सच मान बैठी है। एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया से जुड़ जाने का आभास दिलाने वाली दोस्ती की यह दुनिया कितनी सतही है, यह तो तब पता चलता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मगर अफसोस, आज जीने के बजाय मौत के लिए मेहनत की जा रही है। मरने से पहले गूगल पर मौत के तरीके और सोशल वॉल पर सुसाइड से पहले सुसाइड नोट स्टेटस की तरह अपडेट किया जा रहा है। जबकि जिंदगी मिली है तो जीने का जज्बा भी जरूरी है। जरूरत तो असली और आभासी दुनिया के बीच के अंतर को समझने की भी है, ताकि सोशल नेटवर्किंग की राह में मिलने वाली धोखों की दुकान से बचा जा सके।
जरूरत तो बच्चों के माता पिता को सतर्क रहने और बच्चों को संभल कर इस्तेमाल करने की सलाह देने की भी है। जरूरत सोशल मीडिया पर जागरूकता लाने की भी है, क्योंकि सोशल साइट्स लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया बस है, जिंदगी नहीं। आखिर में सोशल मीडिया के संसार में ही जीने मरने वाले युवाओं के लिए स्वराज एक्सप्रेस का यही संदेश है कि सुनहरे सपनों की खातिर कोई अपनों से रूठ जाता है, तभी कोई अनजान आसानी से आत्मा लूट जाता है। निराशा में जिंदगी का साथ तो अकेले ही छोड़ता है, मगर बिखर उसका पूरा परिवार जाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे एसपी त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CX सिटी भोपाल। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए, जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं छूटा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। श्रीमद् भागवत कथा, प्रार्थना, शतचंडी यज्ञ, श्री राम धुन एवं भजन संध्या मां नर्मदा के अंचल में अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज श्री रावतपुरा सरकार जी के परम सानिध्य में श्रीमद् भागवत प्रार्थना, शतचंडी यज्ञ, श्री राम धुन एवं भजन संध्या का आयोजन मंडला नगर में किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम 30 नवंबर 2015 सोमवार से 6 दिसंबर 2015 रविवार तक। स्थान स्टेडियम ग्राउंड मंडला। प्रतिदिन के कार्यक्रम प्रातःकालीन प्रार्थना सुबह 8:30 बजे से, सायंकालीन प्रार्थना शाम 6 बजे, श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक, रात्रिकालीन सुंदर पाठ भजन संध्या। कथावाचक श्री पंडित रमाकांत व्यास जी, रावतपुरा धाम। विनियावत श्री रावतपुरा सरकार भक्त मंडल, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। CX लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। CX औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, CX एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, CX सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। CX 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना केंद्र राज्य शासन के शासकीय, अर्ध शासकीय, सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छाधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय, हमारा प्रयास सबके लिए आवास। मुख्यमंत्री के झाबुआ दौरे के बाद 2 अफसरों पर गिरी गाज। झाबुआ जिला पंचायत CEO अर्जुन सिंह डाफर, सचिवालय अटैच जनपद CEO KS यादव भी हटाए गए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मिली थी गंभीर शिकायतें। बुधवार को उमरिया जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पठारी कला गांव में किसानों से करेंगे सीधा संवाद। सूखे के हालात की जानकारी लेंगे। रात्रि विश्राम भी उमरिया में ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में सूखा राहत के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सख्त निर्देश। नियमों के मुताबिक तेज काम करें प्रभारी सचिव। किसानों और ग्रामीणों को जल्द दिलाएं मुआवजा। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का विवादों से नहीं छूट रहा पीछा। केदार कश्यप पर लगे अभद्र व्यवहार के आरोप। ट्यूशन संचालिका ने की शिकायत।
विवादों में घिरा पटना स्टेडियम का लोकार्पण कार्यक्रम, विधायक नीलेश अवस्थी ने कलेक्टर से की उपेक्षा की शिकायत, कार्यक्रम में न बुलाए जाने को ओछी राजनीति कहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई अलर्ट, वल्लभ भवन, मंत्रालय, वीवीआईपी इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के चलते सतर्कता। ग्वालियर में खुलेआम उड़ाया जा रहा है बाबा अंबेडकर के सिद्धांतों का माखौल, अजाक्स कार्यालय में शराबखोरी का वीडियो उजागर, दोस्तों के साथ महफिल